हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट राइटिंग फॉर एंड अगेंस्ट फॉर CAPF AC 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप किस तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो 2021 में जो आपका टॉपिक पूछा था आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो हमने इसका एक मॉडल आंसर आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, किस तरह से आप 300 वर्ड्स में एग्जैक्टली किस तरह से लिख सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना चाहिए, टॉपर्स किस तरह से कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, क्या मेनली पैटर्न होना चाहिए आपका लिखने का, और इसको आर्ग्यूमेंट राइटिंग को किस तरह से आप न्यूज़पेपर से उठा सकते हैं, कहाँ से नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, ये मेनली हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि आपको CAPF एग्ज़ाम में 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग पूछी जाती है, हर एक 20 मार्क्स की होती है, तो आपका टोटल 40 मार्क्स का यहाँ से स्कोर करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वर्ड लिमिट जो है आपकी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आपको 300 वर्ड्स में लिखना है 200 वर्ड्स में, बट प्रोवाइडेड जैसे गिवन आपको 3 A4 साइज शीट मिलती है, तो इसमें आप मैक्सिमम 250 टू 300 वर्ड्स लिख सकते हैं। साथ ही हर एक जो आपका आर्गूमेंट है वो 20 मार्क्स का है, तो मिनिमम आपको मैं कहता हूँ कि 250 टू 300 वर्ड्स आपको लिखने चाहिए। और टाइम लिमिट इसमें आपको 15 मिनट्स मैक्स देनी चाहिए एक आर्गुमेंट को, अगर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है तो। अब आपको कुछ चीज़ें तो ध्यान में रखनी है आर्गुमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन के टाइम, जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ आपको प्रिपेयर करने हैं, उनके आपको बैलेंस ओपिनियन प्रिपेयर करने हैं, कुछ उसके फॉर एंड अगेंस्ट। आपको एग्जाम से पहले कम से कम 20 टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बैलेंस ओपिनियन किस तरह से आपको बनाने हैं ये भी आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। आपकी जो टोन है वो बहुत ही अपोलोजेटिक या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का काफ़ी यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ये टॉपिक 2021 में पूछे गए थे, इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। और फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ये वाली जो कटिंग है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाई गई है 11 जनवरी 2019 में, तो ये एक आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, ये एक फॉर्मेट हो सकता है किस तरह से आप आर्गुमेंट लिख सकते हैं। जैसे इसमें कीवर्ड्स दिया हुआ है, ए बेटर लाइफ, पहले कीवर्ड, उसके बाद यू हैव टू इलेबोरेट दैट कीवर्ड, वहाँ पे आप उसको स्टेटमेंट को इलेबोरेट कर सकते हैं, ये एक तरीका है। और कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ अ एफिशिएंट मेथड। अब ये जो एक पर्टिकुलर है सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पैंडेमिक इज़ नॉट वेलकम, ये टॉपिक 2020 में पूछा गया था, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अब हम शुरू करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, डायरेक्टली आते हैं आपको। जैसे मैं दिखाऊं तो दिस इज़ अ स्पेसिमेन, इस तरह से आपको पेज मिलेगा UPSC में, ये आंसर बुकलेट होगी आपकी, यहाँ पे आपको मार्जिन दिया होगा, आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये आपकी क्या है पर्टिकुलर एडवाइजरी कि कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ हम शुरू करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, जो हमारा फॉर्मेट रहता है ऐसे राइटिंग का, काफ़ी टॉपर्स यही रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, देयर आफ्टर आर्ग्यूमेंट 4, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू राइट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, दोबारा 3 से 4 पॉइंट, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड। ऐसे ही मैंने किया है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स में रहती है, क्या हम लिखें सर, इसमें रेलेवेंट किस तरह से लिख सकते हैं। तो मेनली मैं कहूँगा, अगर आपको पता हो थोड़ा सा भी कि इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, गवर्नमेंट ने अभी ये आइडिया रिसेंटली क्या है मीडिया में लेके आया या फिर पब्लिक डिस्कशन के लिए डाला है, तो इसी तरह से आप करंट कॉन्टेक्स्ट में बना सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। जैसे रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ म्यूटेड एन आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन बाय आर्ग्यूइंग, क्या उन्होंने लॉजिक दिया है दैट इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर आल्सो कट डाउन एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शन प्रोसेस। तो ये उनके आर्ग्यूमेंट आप यहाँ दे सकते हैं, लॉजिकल जो रीजनिंग है ये दे सकते हैं, ये भी आपका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है बिकॉज ये है लिंकिंग लाइन, यही लिंकिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद से आप डायरेक्टली अपने आर्ग्यूमेंट राइटिंग फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ये लिंकिंग लाइन आपको आनी चाहिए। जैसे देयरफॉर बिफोर इंप्लीमेंटिंग सच अ बिग रिफॉर्म वी नीड टू डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अब आर्ग्यूमेंट 4 की बात करूँ, नाउ यू आर राइटिंग फॉर द स्टेटमेंट, यू आर सपोर्टिंग द स्टेटमेंट, तो किस तरह से आपको लिखना है। कुछ स्टूडेंट इसमें 1, 2 भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके आर्गुमेंट्स 4 जब आप लिखते हैं स्टेटमेंट के, आपके पास 1 या 2 ही आर्गुमेंट हैं, बट आपके अगेंस्ट में लिखने का काफ़ी स्कोप है, जैसे 4 से 5 आप आर्गुमेंट उसके अगेंस्ट में लिख सकते हैं, तो अगर आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जामिनर इजीली देख लेगा कि 2 आर्गुमेंट उन्होंने फेवर में दिए हैं, ज़्यादा आर्गुमेंट उसके अगेंस्ट दिए हैं, तो थोड़ा सा आपका बैलेंस चेंज हो जाएगा, थोड़ा अनइवन रहेगा आपका बैलेंस, तो ये ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको नंबरिंग नहीं देनी चाहिए, यू हैव टू जस्ट गिव दिस डॉटिंग। उसके बाद
आपको जब भी कुछ लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव अ कीवर्ड अगेंस्ट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जैसे मैं बात करूँ, अब आर्गुमेंट 4 को मैं बताऊँ, जैसे रिड्यूसिंग बर्डन ऑन स्टेट एक्सक्यूचर, ठीक है, बर्डन कम कर देगा स्टेट्स पे। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल को, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड सेव पब्लिक मनी विच इज स्पेंट ऑन लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दैट इज पोलिंग स्टाफ। सिंपल। तो ये चीज़ें मैं डायरेक्ट ना लिख के आई हैव गिवन अ वन पर्टिकुलर कीवर्ड, यहाँ से दोनों चीज़ें एग्जामिनर को क्या हो जाएगी, कन्वे। मेनली एग्जामिनर क्या होता है, वो बहुत फास्ट कॉपी चेक करता है, आपका सिर्फ कीवर्ड देख के वो क्या है आपको मार्क्स दे देगा। तो कीवर्ड्स में आपके जान होनी चाहिए, कीवर्ड्स आपका बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए, आपको इसके नीचे एक क्या करनी चाहिए, मार्किंग भी करनी चाहिए। तो आप इसको हाईलाइट कीजिए प्लीज़। उसके बाद जैसे सेकंड जो मैंने लिखा है, कंटिन्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो ये भी एक मैंने अपना आर्गुमेंट दिया है इन सपोर्ट कि जो ड्यूरिंग इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्शन टाइम में जो डेवलपमेंट वर्क है वो हाल्ट हो जाता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं कि ये गवर्नमेंट पर्टिकुलर और ड्यूरिंग दिस इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ हॉल्ट पे आ जाती हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनफोर्स ड्यूरिंग फ्रीक्वेंट इलेक्शन इट हॉल्ट्स डेवलपमेंट वर्क एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़, तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड जो मेरा पॉइंट है इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज गवर्नेंस डेफिसिट नहीं होगा अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। जैसे ड्यूरिंग इलेक्शन वी हैव सीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं एजुकेशन से डिपार्टमेंट से या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से, दे आर सेंट ऑन इलेक्शन ड्यूटीज़ विच हैम्पर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेल्थ सर्विस टू सिटीजन्स। तो यहाँ पे आप स्टेक होल्डर अप्रोच भी आपको लगानी है कि इस पर्टिकुलर डिसीजन से कौन कौन हैम्पर हो सकता है। ये आपका एक तरीका है इस तरह से लिखने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कौन इससे इंपैक्टेड होगा, यही चीज़ें आपको आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में लिख सकते हैं। ये एक आइडिया है, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क। तो ये आपका फ्रेमवर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई ये जो इलेक्शन है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, कौन कौन अफेक्ट होगा, कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इसका वे फॉरवर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपका फ्रेमवर्क। अब जो लास्ट पॉइंट है इन फेवर वो है नो फ्रीक्वेंट मोबिलाइजेशन ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, बिकॉज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज मेनली इनको वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत से इनका ओरिजिन था एंड दे आर मेनली फॉर द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज, बट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम दे आर मोबिलाइज्ड किस लिए, पोलिंग पार्टीज़ के साथ या फिर गिविंग प्रोटेक्शन टू द पोलिंग बूथ। और जो इनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, अनइवन बर्डन, इनको अननेसेसरी बर्डन भी दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका। और इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरीज है वो राउंड द ईयर मोबिलाइज करनी पड़ती है, उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमें क्या करनी पड़ती है, बियर करनी पड़ती है, काफ़ी लॉजिस्टिक कॉस्ट। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब मैंने देखूँ जो जैसे आर्म फोर्सेज विच आर टास्क टू गार्ड बॉर्डर नीड नॉट टू बी सेंड ऑन इलेक्शन ड्यूटी फ्रीक्वेंटली, बिकॉज इलेक्शन तो फ्रीक्वेंटली होते हैं, कभी किस स्टेट के, कभी किस स्टेट के, कभी सेंटर के। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट की बात करूं तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपेडिमेंट्स हैं, डायरेक्टली वी कैन नॉट चेंज बिकॉज इट इज़ अ बिग चेंज। तो इसको हमें चेंज करने के लिए वी नीड टू अमेंड आर्टिकल 83 एंड 85। अंडर 83 एंड 85 सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज गिवन टू दिस पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर गवर्नमेंट ऑफ लोकसभा एंड इन असेंबलीज। 5 साल का उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। बट हाँ, अगर हमें सिंक्रोनाइज करनी है सभी की डेट्स, इलेक्शन की डेट्स सेंटर और स्टेट्स की, तो वी नीड टू कर्टेल देयर प्रेजेंट टेन्योर। जैसे अभी कोई 2 साल की गवर्नमेंट बनी है तो हमें साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराना है तो उनका टेन्योर हमें ख़त्म करना पड़ेगा इंस्टेंटली। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये क्या है, दिस इज अगेंस्ट अ स्टेटमेंट। हम लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन गवर्नमेंट को क्या दिया है, राइट ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। उसके बाद सेकंड जो मेरा पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, इट इज़ अगेन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। क्योंकि फेडरलिज्म में देर आर 2 पॉलिसी, दिस पॉलिटी दैट इज सेंट्रल में गवर्नमेंट है और स्टेट में गवर्नमेंट है, दोनों को इक्वल राइट्स है, इक्वल पावर्स हैं। अगर हम सिर्फ सेंटर की ही बात मान के अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो फेडरलिज्म को एक तरह से क्या है, खतरा है। और दूसरा जो मैंने आर्गुमेंट दिया है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, जैसे कि हम देखें अगर किसी भी स्टेट में 2 साल से पहले इलेक्शन हो जाते हैं, अगर आफ्टर वन नेशन वन इलेक्शन हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, भी करने के बाद अगर देखें कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करना चाह रही है और वहाँ का लेजिस्लेचर, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर वांट टू रिमूव दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास करेगा। लेकिन हमें ये देखना है, अगर इस तरह से हमने एक फिक्स टेन्योर उन्हें दे दिया कि आफ्टर, अगर फिक्स टेन्योर जैसी कोई आपने कंडीशन इस वन नेशन वन इलेक्शन में दे दी कि यू कैन नॉट रिमूव वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट बिकॉज वी हैव टू रिकंडक्ट द
इलेक्शंस, तो हमें फिक्स टेन्योर देना पड़ेगा 5 साल का, तो दैट इज़ अगेंस्ट द ईथोस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इसमें जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, विल नॉट रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और टू द पीपल, सो दैट वी कैन से दैट इट इज़ अगेन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सेकंड जो इशू है वो है रीजनल इशूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इशूज़। जैसे रीजनल इशूज़ हम बात करें, रीजनल डिस्पैरिटी की, कुछ एरिया काफ़ी डेवलप्ड हैं, हम देखें जैसे नेशनल कैपिटल और मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कुछ एरिया हैं जो डेवलप्ड नहीं हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया, हिंटरलैंड एरियाज़ और सेंट्रल इंडियाज़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, उनके इश्यूज़ अलग हैं, अंडर डेवलप्ड है, रिसोर्स का एलोकेशन ढंग से नहीं हुआ है स्टेट्स के बीच में, रिवर डिस्प्यूट्स। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन एक टाइम पे कर देंगे तो ये जो रीजनल इश्यूज़ हैं, तो पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं दिस पर्टिकुलर इश्यूज़ विल बी सबस्यूम्ड अंडर नेशनल थीम्स। क्योंकि अगर गवर्नमेंट नेशनल इश्यूज़ पे आपसे वोट मांग रही है तो आपके रीजनल इश्यूज़ क्या पड़ जाएंगे, उनके सामने फीके पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो लास्ट मैंने आर्गुमेंट दिया है वो है गवर्नमेंट कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस रादर देन ब्रिंगिंग वन नेशन वन इलेक्शन, दे कैन लुक फॉर अनदर ऑप्शंस टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन द सिस्टम। जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म कर सकते हैं, इससे भी हमारा एफिशिएंसी आ सकती है सिस्टम में। दूसरा क्या है, हम लिमिट कर सकते हैं स्पेंडिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्पेंडिंग पे अगर हम कोई सीलिंग लगा दे, या फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट को की स्पेंडिंग पे सीलिंग लगा दे ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सिस्टम में एफिशिएंसी आएगी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से हम दूर हो सकते हैं, उन चीज़ों को हम रीड ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम आवर सिस्टम। और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीवीपैट एंड हैक प्रूफ ईवीएम्स। तो हमें इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और इस तरह से स्ट्रेंथन करना होगा टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। रादर देन मोर फोकसिंग ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, वी हैव टू मेक आवर सिस्टम मोर रोबस्ट। अब मुझे कंक्लूड करना है, तो कंक्लूजन किस तरह से कर सकते हैं आप, रादर इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू टेक अ स्टैंड, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हाँ वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो इट इज़ गुड। अगर आपको लगता है कि आई वांट टू टेक अ स्टैंड, आप स्टैंड ले सकते हैं, येस इट इज़ टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस वन नेशन वन इलेक्शन एंड इट इज़ आल्सो द नीड ऑफ द सोसाइटी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप स्टैंड नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक बैलेंस कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन इज़ अ बेटर आइडिया इन द चेंजिंग सोसाइटी बट इट रिक्वायर्स ब्रॉड कंसेंसस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे भी आप स्टेक होल्डर अप्रोच लगा सकते हैं, जैसे ऑल्सो वी हैव टू स्टडी द रिकमेंडेशन गिवन बाय लॉ कमीशन अंडर जस्टिस जीवन रेड्डी एंड ऑल्सो द पीपल्स ओपिनियन रिगार्डिंग द मैटर बिकॉज दे आर द वन हु विल बी मोस्ट अफेक्टेड बाय द चेंज। तो पीपल ओपिनियन मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आना चाहिए, किस तरह से वो चेंज लाएगी, ठीक है। तो उसके बाद पीपल विल वोट, उसके फेवर में वोट करेंगे या उससे अपोज में, तो एक नेशनल पोलिंग होनी चाहिए। इस तरह से भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे। सो वी वाइंड अप हियर। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए, वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये आपने देखा होगा 2021 में आपसे पूछा गया था, फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकल मोटिवेटेड। तो ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि आप इसमें किस तरह से बैलेंस वे से लिख सकते हैं रादर देन इंक्लाइंड ऑन अ वन पॉलिटिकल पार्टीज। So, thank you for watching.